गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे संघीय व्यवस्थापिका या संघीय संसद स्विट्जरलैंड के अंदर फेडरल लेजिस्लेचर, जिसको फेडरल पार्लियामेंट भी कहा जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि संघीय व्यवस्थापिका या संघीय संसद का स्विट्जरलैंड के अंदर क्या रोल है। देखिए, संघीय व्यवस्थापिका, जिसको संघीय संसद भी कहा जाता है, तो स्विस संविधान के द्वारा शासन के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद को निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है। स्विस संविधान के देखिए अनुच्छेद 148 में कहा भी गया है कि जहाँ तक जनता के तथा कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्यमंडल की जो सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद ही करेगी। 2 सदन होंगे, इसमें कौन कौन से? प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तथा इन दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त होंगी। तो जो स्वीय संघीय संसद है ना, उसके अंदर एक इसको शक्तिशाली विधानमंडल माना है और कार्यपालिका और जो तथा संघीय जो न्यायाधिकरण है उसको इनके अधीन रखा है, परंतु फिर भी ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है जितनी कहाँ है ब्रिटिश संसद को माना जाता है ना। उसके क्या कारण है कि जैसे जब हम इसको स्वीय संघीय संसद की बात करते हैं तो इसमें संघात्मक व्यवस्था और कठोर संविधान के कारण क्या हो गया, इसकी शक्ति जो है वह सीमित हो गई है ना। इसको शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन फिर भी इसका संविधान कठोर है, हमने विशेषताओं में देखा। और उस संविधान की कठोरता के कारण, क्योंकि उसमें एकदम से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो उसकी जो शक्ति है वह क्या हो गई है, सीमित हो गई है। स्विस संविधान में लोक निर्णय और आरंभक की जो व्यवस्था की गई है ना, कि क्या कारण है कि स्विस संघीय संसद शक्तिशाली मानते हुए भी उसकी शक्तियों में कमी हुई है। तो पहला कारण कि संघात्मक व्यवस्था और कठोर संविधान के कारण इसकी शक्ति सीमित हो गई है। दूसरा कहा गया है कि स्विस संविधान में लोक निर्णय और आरंभिक की जो व्यवस्था की गई है उसके कारण कानून निर्माण और संवैधानिक संशोधन के संबंध में जो अंतिम शक्ति है वो किसको प्राप्त है? जनता को प्राप्त है, विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। इसलिए जो स्विस संघीय संसद है उसकी जो शक्तियाँ हैं उसमें थोड़ी कमी हो गई है ना। संघीय संसद की एक अन्य विशेष बात, दोनों सदनों की बिल्कुल समान शक्तियां हैं। मतलब उसके अंदर 2 सदन है ना, प्रतिनिधि सभा और सीनेट जिसको हम कहते हैं, उसकी शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं है। और यह इस दृष्टि से एक तरह से एक अनोखी व्यवस्था है। तो स्विट्जरलैंड की एक व्यवस्था और भी अनोखी हमको देखने को मिली है कि उसमें जो 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उनकी शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं है ना। वहाँ पे व्यवस्थापिका कैसी है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका ही है कि 1848 में जो संविधान निर्मित किया था वहाँ संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा का नाम दिया गया था। और इसके कितने सदन हैं? 2 सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, इस नाम से वहाँ पर 2। और अब जो नवीन संविधान है उसके अंदर जो दिया गया नवीन संविधान में, उसमें भी संसद के 2 सदन हैं, पहला प्रतिनिधि सभा और दूसरा कौन सा हो गया? सीनेट। तो ये अंतर भी आप देखिए कि जो कैमरल लेजिस्लेचर है स्विट्जरलैंड की, वो जो 1848 का पूर्व संविधान था उसके अंदर भी 2 सदन थे जिनको क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। जो नया संविधान है उसके अंदर भी 2 सदन है, उसमें क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा की रचना कि संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा जो है उसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 200 होगी। प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचक के लिए जिला होगा, है ना। प्रत्येक जो कैंटन है वह एक निर्वाचकीय क्या कहलाएगा? जिला कहलाएगा। तथा प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजे जाएंगे। तो वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा के अंदर भेजे जाते हैं। और इसके साथ ही प्रत्येक कैंटन का कम से कम एक प्रतिनिधि जो है वह प्रतिनिधि सभा के अंदर होगा ही होगा। ऐसे जनसंख्या के आधार पर किसी भी कैंटन में ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे बर्न और ज्यूरिच ये बड़े कैंटनों के अंदर आते हैं। तो यहाँ कम 32 और 31, बर्न के 32 सदस्य और ज्यूरिच के कितने? 31, इतने प्रतिनिधि वहाँ पर भेजे जाते हैं, है ना। लेकिन जैसे उरी जैसा राष्ट्र है उरी, तो उरी जैसे कैंटन के अंदर केवल एक ही आता है। तो बर्न और ज्यूरिच तो बड़े कैंटन्स हैं, लेकिन उरी जो है वह कैसा है? बहुत छोटा कैंटन है, तो वहाँ से एक ही प्रतिनिधि आता है, जबकि बर्न और ज्यूरिच से 32 और 31 आते हैं। और इसका जो चुनाव होता है वह प्रति 4 वर्ष में
होता है ना। तो इसका 4 साल का कार्यकाल हो गया एक तरह से। उसके बाद हम देखते हैं इसके चुनाव की प्रणाली। तो स्विट्जरलैंड में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है तथा ये विशेष बात है कि प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है वह प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इन तीनों में से किसी की भी सदस्यता वो प्राप्त कर सकता है, परंतु एक प्रतिबंध भी है इसके साथ। क्या प्रतिबंध है कि वह एक समय में या तो प्रतिनिधि सभा या फिर सीनेट या फिर संघीय सरकार, है ना, जिसको संघीय सर्वोच्च और या संघीय सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से किसी एक की ही सदस्यता ले सकता है। सदस्यता तो सबके ले सकता है, लेकिन केवल एक की सदस्य एट ए टाइम वह ले सकता है ना, चाहे वो कोई सी भी संस्था है। तो इसके साथ ही जैसे इसके अंदर जो है ना पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी, ये भी मतलब इसके अंदर आते हैं और ये चुनाव नहीं लड़ सकते। पादरी और संघीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, है ना, वो प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। कौन कौन प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? एक तो पादरी और एक संघीय सरकार के कर्मचारी। ठीक है। इसी के साथ आप देखिए प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, वयस्क मताधिकार द्वारा होते हैं, गुप्त मतदान द्वारा होते हैं तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर होते हैं। हम देखते हैं अब सीनेट की रचना और चुनाव कि सीनेट की रचना कैसी है। तो सीनेट की जो सदस्य संख्या है वो 46 है। स्विस परिसंघ में अर्ध कैंटनों, आधे कैंटन है ना जो अर्ध कैंटन कहलाते हैं, ओवाल्ड है, निडवाल्ड है, बसेल सिटी, बसेल लैंड, एपनेजल, आउटर रोड्स और अपेंजल इनर रोड्स, ये उनके कुछ नाम हैं। में से प्रत्येक सीनेट के लिए अपना अपना एक एक प्रतिनिधि भेजेगा तथा जो शेष 20 कैंटन्स हैं, है ना, उसमें प्रत्येक के द्वारा अपने 2-2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। तो सीनेट के सदस्य के चुनाव का समय जो समस्त नियम है वो किसके द्वारा किया जाता है? कैंटन्स के द्वारा ही किया जाता है। देखिए 1848 में निर्मित जो संविधान था वो इस बात का प्रावधान था कि राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटनों द्वारा ही किया जाएगा। तो ये व्यवहार में व्यवस्था यह थी कि अधिकांश कैंटनों में राज्य परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 4 कैंटनों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। तो इस प्रकार विभिन्न कैंटनों द्वारा राज्य परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष से लेकर कहाँ तक हो गया? 4 वर्ष तक था। और वर्तमान में जो उनका संविधान है उसके अंतर भी व्यवहार में स्थिति यही है। इस व्यवस्था के पीछे क्या मान्यता है कि द्वितीय सदन जो है उसके सदस्य संघीय व्यवस्थापिका में स्विस जनता का नहीं बल्कि किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कैंटन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अपने प्रतिनिधियों को चुनने के संबंध में समस्त शक्ति किसको प्राप्त है? कैंटन्स को प्राप्त है। ठीक है ना। इसी के साथ देखिए कि संघीय संसद की जो शक्तियां हैं और कार्य हैं वह क्या है कि वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 173 के उपधारा 2 में कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगी जो कि वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो अन्य किसी भी अधिकार को नहीं सौंपे गए हैं। ठीक है ना, कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट को विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्राप्त हैं। प्रतिनिधि सभा हो चाहे सीनेट, दोनों की शक्तियां समान हैं। और 173 की उपधारा में क्या कहा है कि प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगे जो कि वर्तमान संविधान द्वारा कहाँ पे रखे गए हैं? संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं, किसी भी अधिकारी को नहीं दिए गए, है ना। और इसी तरह से आप देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 160 और 173 में संघीय संसद के अधिकारों का बहुत ही विस्तृत उल्लेख किया गया है। और इन सभी क्षेत्रों में अधिकार इनको प्राप्त हैं। क्या स्पष्ट होता है इससे कि संघीय संसद को विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय जितने भी क्षेत्र हैं विस्तृत उसका अधिकार उनको दिए गए हैं। इनकी जो शक्तियां देखिए कौन कौन सी शक्तियां संघीय संसद को दी गई हैं। एक तो विधायी शक्ति है कि संघीय संसद मूलतः एक विधायी सभा है ना, और इसका प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना। तो संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है। जो संघीय अधिकार क्षेत्र के हैं उस पर कानून बनाएगी। कानून बनाने के अतिरिक्त इसे संघीय आधिकारिक आदेश, है ना, जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। और संघीय संसद जिसे सामान्य संघीय आदेश घोषित करती है उस पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया आपको कि संघीय संसद जिसे सामान्य संघीय आदेश, सिंपल फेडरल डिक्री घोषित कर दे उस पर लोक निर्णय नहीं होता, उस पर संघीय संसद के आदेश माने जाते हैं। तो संघीय संसद की जो विधायी शक्ति हैं उसका उल्लेख इन्होंने किया है 164 के अंदर, और उसमें उन्होंने कौन कौन से विषय रखे हैं? जैसे राजनीतिक अधिकारों को प्रयोग के संबंध में, संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में,
व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व, करदाताओं के वर्ग के संबंध में परिसंघ के कार्य, जो संघीय कानूनों को लागू करना, उनको क्रियान्वित करना, है ना, और संघीय सत्ता के गठन और प्रक्रिया के संबंध में ये सारे के सारे कार्य इनको दिए गए हैं, है ना। तो विधायी शक्तियाँ हैं इनके पास। फिर ये एक होता है अत्यावश्यक व्यवस्थापन, अर्जेंट लेजिस्लेशन। अभी अर्जेंट लेजिस्लेशन क्या है देखिए, कि अनुच्छेद 165 सामान्य कानूनों पर लोक निर्णय की व्यवस्था करता है। ठीक है, किसके कौन से निर्णय की? लोक निर्णय किया जा सकता है, मतलब सामान्य कानून पर। और लोक निर्णय की व्यवस्था अंतिम रूप से कानून बनाकर उसे लागू करने में विलंब और कभी भारी विलंब को जन्म देती है। और ये लोक निर्णय के कारण क्या होता है, जैसे कानून बना और लोक निर्णय के लिए चला गया, जिससे क्या होगा, कानून बनाने की प्रक्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा देर होती है ना। और ऐसी परिस्थितियों में अत्यावश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है कि एक संघीय कानून जिसे तत्काली प्रभाव में लाने की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं, संघीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अत्यावश्यक घोषित कर दिया जाता है और तुरंत प्रभाव से उसको लागू किया जाता है। लेकिन ये व्यवस्था जो है सीमित समय के लिए होती है। जब अत्यावश्यक व्यवस्थापन की आवश्यकता हो तभी ये कार्य किया जाता है, उसके पहले ये काम नहीं। जैसे यदि जैसे एक उदाहरण देते हैं कि संघीय कानून पर 50,000 नागरिकों द्वारा लोक निर्णय की मांग की जाती है तथा यदि उसे 1 वर्ष की अवधि में जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, तो संघीय संसद द्वारा लागू किए जाने के 1 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अत्यावश्यक व्यवस्थापन है के उपयुक्त ये जो प्रावधान हमने आपको बताए हैं, ये संघीय संसद को 1 वर्ष के लिए तत्काल ही कानून बनाने और लागू करने की शक्ति प्राप्त कर देती है। समझ आए ना, कि अत्यावश्यक व्यवस्थापन की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे डिले ना हो कानून बनाने में, देरी ना हो कानून बनाने में। फिर इसकी एक शक्ति और है संविधान संशोधन की शक्ति, कि संघीय संसद जो है संविधान के संशोधन का कार्य भी करती है और प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही लोक निर्णय को भेजा जाता है। जब संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय के साथ साथ आरंभक का भी नियंत्रण है और यदि 1 लाख स्विस मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होगा। कितने मतदाता? 1 लाख मतदाता, है ना। जब इस पर विचार करते हैं, प्रस्ताव रख देते हैं, तो उसको संघीय संसद पर विचार करना होता है। अगली इसकी है निर्वाचन संबंधी शक्ति, कि संघीय संसद को स्विस संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है। ये निर्वाचन संबंधी में इसको नियुक्ति करने का भी अधिकार है। संघीय संसद ये जो नियुक्तियां हैं वे निर्वाचन के आधार पर करती है। संविधान के अनुसार इसे संघीय परिषद व संघीय न्यायालय के सदस्यों, है ना, संघ के चांसलर, संकट काल के मुख्य सेनाध्यक्ष, इन सबको इनको चुनने का अधिकार होता है। और यह संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का भी निर्वाचन करती है। संविधान के अनुसार संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन और कुछ अन्य जो चुनाव संबंधी पुष्टिकरण संबंधी अधिकार हैं वो इसको प्राप्त हैं। और इसमें से अधिकांश नियुक्तियां जो है वे दोनों जो सदन हैं वो अपने संयुक्त अधिवेशन के अंदर करते हैं, अकेला एक सदन ये नियुक्तियां नहीं करता। कार्यपालिका शक्तियां देखिए इसकी, कि संघीय संसद मूलतः एक विधायी निकाय है ना, लेकिन इसे कार्यपालिका के क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में कौन कौन सी शक्तियां इनकी, जैसे वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में इसको शक्ति प्राप्त है। कि अनुच्छेद 166 के में दिया गया है कि संसद विदेशी नीति के जो इसकी विदेश नीति है उसके निर्धारण में भाग लेगी, वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण करेगी, ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति देगी। और इस संबंध में यह अपवाद है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त है उन पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। संसद की स्वीकृति कहाँ आवश्यक नहीं होती? जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं वहाँ पर। फिर एक संघीय सत्ताओं का नियंत्रण और निरीक्षण और नियंत्रण का कार्य भी यही करती हैं। ये आर्टिकल 169 में दिया है इसका, कि संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालय और जो अन्य अंग हैं जिन्हें परिसंघ के कार्यों का संपादन सौंपा गया है के कार्यों के निरीक्षण का भी अधिकार है। तो संघीय संसद का यह अधिकार उसे संघीय सरकार और अन्य सत्ताओं पर नियंत्रण देता है। और संघीय संसद इस बात की व्यवस्था करती है कि परिसंघ द्वारा अपने हाथ में लिए गए विभिन्न कार्य जो है उनका मूल्यांकन होना चाहिए। तीसरा इन्होंने दिया है कि अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है। इस संबंध में विस्तार की बातों का निर्धारण किसके आधार पर होगा? कानून के आधार पर होगा। नेक्स्ट इसकी शक्ति है वित्तीय शक्ति। संघीय संसद की सबसे प्रमुख शक्ति क्या है? बजट की स्वीकृति के संबंध में। संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करना किसका कार्य है? संघीय संसद का कार्य है।
बजट के संबंध में उसकी स्वीकृति क्या होती है? अंतिम होती है, क्योंकि इस पर ऐच्छिक लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं होता। संघ की ओर से दिए जाने वाले ऋण के विषय में भी निर्णय संघीय संसद ही करती है। और संघीय जो प्राधिकार हैं, है ना, प्राधिकारियों के जो वेतन भत्ते ये जो हैं, इसका निर्धारण, उनके पदों का निर्धारण, उनके वेतन आदि का निर्धारण भी संघीय संसद के द्वारा होता है। तो संघीय संसद जो है वो संघीय सरकार के आय व्यय के लेखे की भी जांच करके उसकी स्वीकृति प्रदान करती है, अकाउंट संबंधी सारे काम। फिर इनको कैंटनों से संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं कि संघीय संसद को यह भी अधिकार होता है कि वह 10 दिनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच करके उनको स्वीकार करे, है ना। कैंटनों की, वह कैंटनों की उचित जांच करके उनको स्वीकार करे। 10 दिन की जगह यहाँ पे आप कैंटन देखें, ये कैंटन है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। कैंटन विदेशों में जो संधियाँ करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदक आवश्यक है, और इसी प्रकार कैंटन परस्पर जो संधियाँ करते हैं उनके बारे में भी अनुमोदन आवश्यक है ना। और एक तो उनकी दूसरे देशों के साथ संधियाँ, और एक जो आपस में वो जो संधि करते हैं, दोनों पे संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। यदि संघीय संसद जो है, सरकार अन्य कैंटन संधि पर कोई आपत्ति उठावे, है ना, तो ये आवश्यक हो जाता है कि भाई इसी वो जो संधियाँ कर रहे हैं वो सही तरीके से करें। आंतरिक शक्ति बनाए रखना, और उसके लिए यदि आवश्यक हो तो संघीय सेना का प्रयोग करना भी संविधान के अनुसार किसका कार्य है? संसद का ही कार्य है। परंतु व्यवहार में यह कार्य संघीय सरकार द्वारा किया जाता है, पर कार्य किसका है? ये संसद का। न्यायिक शक्तियाँ हैं। अब न्यायिक शक्तियों के अंदर क्या है? देखिए, ये वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जहाँ संघीय सरकार होती है वहाँ सर्वोच्च न्यायालय एक बहुत बड़ी विशेषता है, और वहाँ होना ही चाहिए। स्वाभाविक रूप से संघीय संसद की न्यायिक शक्तियाँ सीमित हो गई हैं, लेकिन अब भी न्याय के क्षेत्र में उसे कुछ अधिकार प्राप्त है, जिसका अनुच्छेद 173 में किया गया है कि संघीय संसद संघ की विविध सत्ताओं के बीच कार्य क्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है, और संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है ना। समझ में आया आपके कि विविधताओं के बीच कार्य क्षेत्र संबंधी जितने विवाद है उनको निर्धारण करना, नियुक्ति जो अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, संघीय संसद जो दंडित व्यक्ति होते हैं उनको क्षमा याचिका पर विचार विमर्श कर सकती है, और सामूहिक क्षमाधान का भी घोषणा कर सकती है। सामूहिक रूप से सबको माफ़ करने की घोषणा भी वो कर सकती है। ये तो हमने इसकी कुछ बातें हैं जो संविधान के अंदर है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए कि संघीय संसद की स्थापना करते हुए स्विस संविधान के निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के मर्यादापूर्ण सिद्धांत पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने इसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ एक ही संसद को दे दी, है ना। इसीलिए देखिए, लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा बड़ी ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था है, जो शांति तथा देश प्रेम से प्रभावित होकर अपना कार्य संपन्न करती है, और यहाँ के सदस्य व्यर्थ में औजस्वी भाषण नहीं देते हैं, मतलब अपना समय खराब नहीं करते हैं फालतू के भाषण देके। वह तो व्यवहार में अपना कार्य कुशलतापूर्वक ढंग से करते हैं, है ना, और अच्छे से कार्य करने ही उनका अपना दायित्व समझते हैं। और यही कारण है कि स्विट्जरलैंड के अंदर एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिंदा है, उनके इतने बड़े कैरेक्टर के कारण। हम अगले वीडियो के अंदर आगे स्विट्जरलैंड की और भी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।